हेलो बच्चों। आज हमारी वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री की सेकंड नंबर की मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो आएगी और आप लोगों ने वास्तव में बहुत अच्छी तरीके से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। मुझे पता लग रहा है कि कमेंट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। वास्तव में मुझे वीडियो बनाते हुए इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री की आपने बहुत अच्छी तरह से लेक्चर लिए हैं और आपने समझा है, टॉपिकों को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हो और मैं आशा करता हूँ कि फ्यूचर में भी आप इस तरह समझते रहेंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री का बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया हमारा। उससे पहले बंगाल का गवर्नर किया हम लोगों ने। तो आज हमारा टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल। तो टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल की अगर मैं बात करूं तो भारत में कितने गवर्नर जनरल बने हैं। तो उसका मैंने कहा था एक क्रम पता होना चाहिए। अगर आपको क्रम मालूम नहीं है तो पेपर में आपका क्वेश्चंस बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। आपको क्रम के ज्यादा ध्यान देना है। तो मैंने कहा था कि इससे पहले मैंने बताया था कि बंगाल का गवर्नर कैसे बना, बंगाल के गवर्नर की सीरीज क्या है, उनकी कौन कौन से बंगाल के गवर्नर किस किस क्रम से बनते हैं, वो भी आप याद रखना। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल की बात की थी मैंने, और बंगाल के गवर्नर जनरल की बात जब मैंने की थी तो मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि वहां पे मैंने कहा था एक छोटा सा फंडा भी दिया था मैंने आपको। उस फंडे में कहा था रोशन के सवालों में होस्ट बाबा, यानी कि थोड़ा सा हेल्प मैं कर रहा हूं, थोड़ी सी हेल्प आप अपनी खुद ही कीजिएगा और क्वेश्चंस हो जाएगा आपका, डेफिनेटली हो जाएगा। चलिए, वो तो पुराने लेक्चर्स की बात हुई हमारी। आज के हमारे लेक्चर्स की बात है भारत के गवर्नर जनरल। अब क्वेश्चन आएगा भारत के गवर्नर जनरल। दरअसल मैंने बताया था आपसे कि बंगाल के गवर्नर जनरल का ही जो नाम था, वो पोस्ट था, वो बदल दिया गया था और अब नई पोस्ट बनाई गई थी, उसका नाम था भारत का गवर्नर जनरल। मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली चीज बता देता हूं। दरअसल क्या था कि बंगाल का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, दरअसल इसी पद को चेंज किया गया था, इसी पद को चेंज किया गया था, बदला गया था। इसका पद का जो नाम था, पद को चेंज किया गया था। मतलब पद का चेंज वैसे चेंज नहीं है पद का, बल्कि पद का जो नाम है, पद का जो नेम है, मैं नेम की बात कर रहा हूं, पद के नेम को चेंज किया गया था बस। ठीक है ना। यानी कि हम पहले से बंगाल का गवर्नर बोले थे, फिर हमने कहा बंगाल का गवर्नर जनरल होगा और फिर हम आज बात करें भारत का गवर्नर जनरल। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल कहा गया था। इस पद का नाम चेंज कर दिया गया। और किसने किया था? तो मैंने आपसे बताया था कि एक कानून आया था, चार्टर एक्ट, CHARTER, चार्टर एक्ट, एक कानून आया था, चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था, इसे हिंदी में कहा जाता है राजपत्र अधिनियम। इसे हिंदी में कहा जाता है राजपत्र अधिनियम। राजपत्र अधिनियम का मतलब क्या होता है कि ब्रिटिश के राजा या रानी के द्वारा जो भी एक्ट बनाए जाते हैं उन्हें राजपत्र अधिनियम कहा जाता है। यानी कि राजपत्र अधिनियम 1833 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाएगा? अब इसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा थोड़ा सा बेसिक था जो आपने पढ़ा है। बस ये रखना कि बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता है और ये कब किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट यानी कि राजपत्र अधिनियम में कहा गया था। और ये केवल पद का नेम चेंज किया गया है, आदमी चेंज नहीं होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो आप बताना कि लॉर्ड विलियम बेटिक था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेटिक है। यानी कि आदमी चेंज नहीं हो रहा है, आदमी का पोस्ट चेंज हो रहा है। मेरी बात समझ में आ गई ना आपको? तो आदमी का पोस्ट चेंज किया गया है, पोस्ट का नाम चेंज किया गया है, आदमी को चेंज नहीं किया गया है। देखिए कैसे कि नहीं किया गया है। आपसे पूछेगा कि बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेटिक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेटिक। यानी कि दोनों का आंसर लॉर्ड विलियम बेटिक आ रहा है। क्यों आ रहा है बेटा? इसलिए आ रहा है मेरे बच्चे, क्योंकि कहीं ना कहीं केवल पोस्ट का नेम चेंज किया जा रहा है, कहीं और कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, व्यक्ति चेंजेस नहीं हो रहे, कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, सब कुछ नॉर्मल है। आप आराम से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। चलिए, ये भी याद रखना, चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद चेंज कर दिया गया और इसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है।
अब भारत के गवर्नर जनरल को याद कैसे करेंगे भाई, हम भारत के कितने गवर्नर जनरल को याद कैसे करेंगे, तो उसका एक छोटा सा मैं फंडा दे रहा हूं, बिमला बोर है जी, बिमला बोर है जी, यानी कि बिमला बोर है आपकी, ठीक है। कौन है? बिमला बोर है जी। यानी कि हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक की, मैटकॉफ की बात करेंगे, ऑकलैंड की बात करेंगे, एलन बैरो की बात करेंगे, ऐसे हम बात करेंगे कौन है, हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग की बात करेंगे, और जी से मैंने डलहौजी। यानी कुल मिलाकर कितने भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक एक बनता है, उसके बाद मैटकॉफ दो बनते हैं, उसके बाद तीसरा ऑकलैंड बनता है, चौथा एलन बैरो बनता है, पांचवा हार्डिंग बनता है, और छठा बनता है लॉर्ड डलहौजी। तो कुल मिलाकर भारत के जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो 6 गवर्नर जनरल बनते हैं, ठीक है। ये भी आप बेसिकली चीजें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, एक छोटा बच्चा भी आराम से याद कर सकता है। आप तो बहुत बड़े हैं, आपका माइंड भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि बहुत छोटी चीजें हैं। हाँ ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी अपने आप में एक परफेक्ट लेक्चर देता है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको कोई भी भकाने वाली बातें नहीं करूंगा, मैं जो रियलिटी वाली है मैं रियलिटी पे विश्वास करता हूँ, और मैं रियलिटी ही बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए, तो बिमला बोर है जी, हम इस पे बात कर रहे थे, बिमला बोर है जी। तो अगर हम इनकी बात करें तो इन्हें कैसे कैसे निकालेंगे, तो बी से क्या निकलेगा भैया, बी से निकलेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या है, तो मैंने कहा था लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के गवर्नर जनरल थे, और ये बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल थे, लेकिन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। कब से कब तक का टाइम पीरियड है, देखिए मेरे दोस्त, ये 1828 में जो है ये क्या बनते हैं, यानी कि ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं, और 1833 के कानून के तहत तक ये क्या रहते हैं, ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं, लेकिन 2 साल तक ये क्या रहते हैं, 1835 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। यानी कि एक ही आदमी के 2 पोस्ट है, मतलब पोस्ट 2 थी, लेकिन नाम चेंज किया गया था। यानी कि 1828 से 1833 तक क्या रहे ये, 1833 तक ये रहे भारत बंगाल के गवर्नर जनरल। मैं लिख देता हूं, चलो ठीक है, यहां लिख देता हूं। इन्हें कहा गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और 1833 से 1853 के बीच क्या बने ये, तो ये बने भारत के गवर्नर जनरल। तो भारत के गवर्नर जनरल बने, ठीक है। तो भारत के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर, यानी कि एक ही कैरेक्टर दोनों रोल निभा रहा है आपका, ठीक है। ये भी याद रखना, कौन सा एक्ट था, चार्टर एक्ट 1833 के तहत ये किया गया था। चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। नंबर पे है मैट, इनके 1 और 2, मैट से बना मैटकॉफ। मैटकॉफ क्वेश्चन आता है कि कितने साल भारत का गवर्नर जनरल रहता है, तो ये कितने साल रहा जरा बताइएगा, कितने रहिए, तो कितने हो गए, 7 साल। यानी कि मैट जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो 7 साल भारत के क्या बनते हैं, यानी कि 7 साल भारतीय गवर्नर जनरल नहीं है, इसमें 5 साल जो है वो 5 साल कौन रहते हैं, तो 5 साल बंगाल के गवर्नर जनरल रहते हैं, और 2 साल तक ये क्या रहते हैं, तो भारत के गवर्नर जनरल के रहते हैं। कुल मिलाकर 7 साल का टाइम पीरियड है। अब आता है मैटकॉफ। मैटकॉफ कितना रहता है, तो 1835 से स्टार्ट होता है और मात्र 1 साल रहता है, और कितना हो जाता है मेरे भाई, तो 1836 तक ये रहते हैं, यानी कि 1835 तक ये 1 साल अपना कार्यकाल करते हैं, उसके बाद ये भी चले जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कौन है, लॉ। तीसरे नंबर पे आता है लॉ, जिससे लैंड कहा, लॉ से मतलब लैंड, फुल फॉर्म है इसकी लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड कितने साल रहते हैं, ये रहते हैं, ये लगभग 6 साल रहते हैं। कितने रहते हैं, ये 6 साल रहते हैं। तो 1836 और प्लस 6 कितने जोड़ दीजिए, कितना आएगा, जोड़ दीजिएगा जल्दी से, कितना आ गया, 1842। 1842 तक ये भारत के गवर्नर जनरल बन के रहते हैं, ठीक है ना। आराम से पढ़िए, बढ़िया करके पढ़िए, बहुत बढ़िया है। कुछ नहीं है इसमें, पढ़ने की कोई बात नहीं है, बस केवल बेसिक चीजें हैं। तो बिमला बोर है जी, बी से क्या बन गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक, मै से क्या बन गया, मैटकॉफ, ला से क्या बन गया, ऑकलैंड बन गया। और एक 7 साल रहता है, एक 1 साल रहता है, 1 ईयर रहता है, और एक 6 साल रहता है। उसके बाद आता है कौन है, बोर। चौथे नंबर पे आता है बोर। तो बोर से बना एलन बैरो, एलन बोर। एलन बोर है हमारे पास, बोरो कहा जाता है, एलन बोरो, बोरो।
एलन बरो जो है, एलन बरो जो है वो कितने साल रहता है? वो मात्र 2 साल रहता है। उसके बाद तो जोड़ लीजिए कितना आएगा, 1842 प्लस 2 जोड़ दीजिएगा तो 1844 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। उसके बाद आता है 5 नंबर पे आता है ऐसा क्या बन गया? हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग कितने साल तक रहते हैं? मात्र 4 साल तक रहेंगे। तो 1844 प्लस 4 तो कितना हो गया? 1848 हो गया। यानी कि 1848 तक लॉर्ड हार्डिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल बन के रहता है। ये याद कर लीजिए, सीरीज आती है, पेपर पूछी जाती है सीरीज, और आपको डेट भी याद रखनी है क्योंकि डेट भी पूछ लेते हैं। अगर आपको डेट याद रहेगी और आपके इवेंट्स भी होने लगी तो आप मैच करके आंसर दे सकते हैं आराम से कि ये घटना जो है किस गवर्नर जनरल के समय में हुई थी। ये पूछ सकता है कि बंगाल गवर्नर जनरल उस समय कौन था, बंगाल का गवर्नर कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो अगर आपको इवेंट्स याद रहेगी, आपको घटनाएं याद रह जाएंगी और उसकी डेट भी याद रहेगी तो डेट के हिसाब से आप निकाल सकते हैं आराम से। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक 7 साल रहेगा, मैटकोफ 1 साल रहेगा, उसके बाद ओकलैंड 6 साल रहेगा, एलन बरो 1 साल 2 साल रहेगा, और लॉर्ड हार्डिंग जो है वो 4 साल रहेगा। और लास्ट बचता है जी, 6 नंबर पे। तो जी कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो कितने साल भारतीय गवर्नर जनरल के रहता है? तो अगर हमने कहा 2 और 4 कितना हो गया, यानी कि 6 और 8 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 1800 कितना बेटा? 1848 से 8 और 100 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 1856 तक। यानी कुल मिला के मैं कहूंगा, क्या कहूंगा कि अब क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि देखिए यहीं से क्वेश्चन निकाल लेता है वो, बहुत ही तेज दिमाग से क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत ही आपको लगेगा कि बहुत अजीब क्वेश्चन है, लेकिन अजीब नहीं होता है, आपका पढ़े हुए में से क्वेश्चन निकलता है। आप सोचते हैं कि वो कहीं से बाहर से क्वेश्चन बना के लाते हैं, नहीं, वो इनमें से ही घटाना बढ़ाना गुना भाग कर देते हैं। फिर आपकी माइंड को सोचते हैं क्या करना है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा? पहला पूछेगा कि भारतीय गवर्नर जनरल को सही कालक्रम अनुसार लगाइए, तो आराम से लगा लेंगे बिमला बोर है जी, इससे फंडा उठा के आप आराम से निकाल लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लॉन्ग टाइम तक, सबसे लंबे समय तक भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा था? तो दिस इज द लॉर्ड डलहौजी। कौन बेटा? लॉर्ड डलहौजी जो है वो सबसे लॉन्ग टाइम था, 1856 तक था। उसके बाद एक कैरेक्टर जोड़ना चाहूंगा मैं, लास्ट में आता है, यानी कि 7वां है लॉर्ड केनिंग। यहां पे मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग। दरअसल इस कैरेक्टर की मैंने इसलिए जिक्र किया है, इस कैरेक्टर का मैंने इसलिए जिक्र किया है कि लॉर्ड केनिंग इज द लास्ट, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल, लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल इज द लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड केनिंग। और भारत का पहला वायसराय कौन है? तो लॉर्ड केनिंग। बात समझ में आ गई? तो इसलिए लॉर्ड केनिंग का नाम मुझे रखना पड़ा, ये रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। तो कुल मिलाकर कितने गवर्नर जनरल होंगे? तो आपसे पूछेगा कि टोटल भारत के गवर्नर जनरल, तो भारत के गवर्नर जनरल कितने हुए हैं? तो आप देना आंसर कि 7 हुए हैं। और 7 लॉर्ड केनिंग भी भारत के गवर्नर जनरल रहे, लेकिन बाद में इनको भारत का वायसराय बनाया गया, वो चीज अलग है। तो यहां तक आप एक बार जल्दी से देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए। आप एक फंडा याद रखना कि बिमला बोर है जी सबसे लॉन्ग टाइम लॉर्ड डलहौजी का है, वो कितने साल का? 8 साल का है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का 7 साल का है। उसके बाद 1 साल का मैटकोफ का है। उसके बाद ओकलैंड का 6 साल का है। एलन बरो का कार्यकाल 2 साल का है। लॉर्ड हार्डिंग का 4 साल का है। लॉर्ड डलहौजी का कितने साल का है? 8 साल का है। और लॉर्ड केनिंग इज द लास्ट, क्योंकि लॉर्ड केनिंग को मैं इसमें नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन लॉर्ड केनिंग मैं पहले बताता कि भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं, लेकिन बाद में इन्हें भारत का वायसराय बना दिया गया था। तो ये भी तरह से ध्यान रखना। तो लॉर्ड केनिंग का इसलिए मैंने नाम लिख दिया, आपको जरूरत नहीं है ज्यादा समझने की, ज्यादा डीपली घुसने की। एक बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से कीजिए, आप रिलैक्स होकर कीजिए। तो ये जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? गुड, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक एक वायसराय, भारत के एक गवर्नर जनरल की बात करें कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था, मैटकोफ ने क्या किया था, लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया था, लॉर्ड एलन बरो ने क्या किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था, और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था। लॉर्ड केनिंग नहीं पढ़ाऊंगा मैं, यानी कि भारतीय गवर्नर जनरल में लॉर्ड केनिंग आता है, लेकिन मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे चैप्टर्स जो जिस तरह से लॉर्ड केनिंग है, वो जो लॉर्ड केनिंग के कार्य हैं वो मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत के वायसराय में। चलिए यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के क्या कार्य रहे।
तो लॉर्ड विलियम बैटी के कार्य पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए बहुत ही बढ़िया है, बस आप धीरे धीरे इसे याद करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, नोट्स बहुत जरूरी है आपके लिए। जो बच्चे, अब जल्दी ही हमारी क्लास, ऑनलाइन क्लास भी आएगी, आपकी मत सोचिए कि जो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग डालेंगे, नहीं, बिल्कुल भी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, जल्दी ही स्टार्ट होंगी। बस ये है कि आप लोगों की दुआएं चाहिए हमारे साथ, बिना दुआओं के, बिना आप लोगों के सहारे के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिएगा और लाइक का बटन भी दबाते रहिएगा। और जल्दी से अगर आप लोग इसमें देर करेंगे तो शायद मैं भी थोड़ा सा लेट रहूंगा, क्योंकि उससे कोई वो नहीं आपको फायदा होने वाला। तो प्लीज आप जल्दी से मेरा सपोर्ट कीजिएगा। और मुझे देखिए, मैंने कहा ना, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए और ज्यादा वीडियो बनाऊं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और अदर्स टॉपिक पे बनाऊं। मैं आपको साइंस एंड टेक पे वीडियो बनाऊं, मैं चाहता हूं कि ग्लोबल स्टडी पे आपके लिए वीडियो बनाऊं, यानी कि मैं चाहता हूं कि आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे राजधानी मुद्राओं के लिए वीडियो बनाऊं, खेल कूद के लिए अलग से बनाऊं, पुरस्कारों के लिए अलग से वीडियो बनाऊं। लेकिन आप नहीं चाह रहे, लग रहा मुझे कि नहीं चाह रहे, क्योंकि रेस्पॉन्स जो है मैं चाहता था, जिस तरह से मैंने चाहा था स्टार्टिंग में, वो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो प्लीज सेम रेस्पॉन्स दीजिएगा जिस तरह से मैं देता हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। लॉर्ड विलियम बैटिक, लॉर्ड विलियम बैटिक, लॉर्ड विलियम बैटिक के कार्य क्या थे, हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बैटिक जितने भी समाज की कुरीतियां थी, समाज की जितनी भी बुराइयां थी, उनको समाप्त करने में लॉर्ड विलियम बैटिक ने सबसे ज्यादा योगदान दिया। उसमें समाज की कुरीतियों में सबसे ज्यादा जो आती है, समाज की सबसे बुराई में जो आती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो सती प्रथा वाला क्वेश्चन बनता है। सती प्रथा के लिए कहा जाता है कि लॉर्ड विलियम बैटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की। तो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए उन्होंने सती प्रथा अधिनियम एक्ट बनाया था। यह एक्ट कब आया था? यह एक्ट आया था 1829 में एक्ट आया था। तो सती प्रथा अधिनियम बनाया था, इसका मतलब ये कि सती प्रथा, अब सती प्रथा क्या होती है देखिए, सती प्रथा का मतलब होता है कि अगर किसी की पत्नी का हस्बैंड अगर मर जाता है, किसी का पति मर जाता है, युद्ध के मैदान मर जाता है, किसी बीमारी से मर जाता है, या किसी भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, कारण बहुत सारे होते हैं मृत्यु के, लेकिन किसी वजह से भी अगर किसी पत्नी का पति मर जाता है, किसी का हस्बैंड मर जाता है, तो मरने के बाद क्या होता है कि उसकी चिता में उसकी पत्नी को जिंदा रख दिया जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। कितनी दर्द भरी ये कहानी होती है, कितनी दर्द भरी कुरीतियां थी हमारे देश में, मतलब सामाजिक बुराइयां इतनी ज्यादा थी जिनको समाप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जरूरी था। उसमें से सती प्रथा, तो सती प्रथा अधिनियम 1829 की धारा 17, जो सेक्शन 17 है, उसमें इन्होंने कहा था कि सती प्रथा अब कोई भी महिला अपने पति की चिता में नहीं जलेगी। अगर जलेगी तो वो डेफिनेटली, अगर वो अपनी मर्जी से जल रही है, पहले तो जलेगी नहीं है, क्योंकि सती माता कह कह के उनको जला देते हैं, जबरदस्ती उनको चिता में बैठा देते थे। जो समाज के ठेकेदार होते हैं, जिन्हें हम ठेकेदार कहते हैं, वे लोग जबरदस्ती कहीं ना कहीं जो सती माता कर करके उनको जय जयकार करके उनको पति की चिता में रख देते थे वे लोग। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वास्तव में लॉर्ड विलियम बैटिक ने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। तो यहीं पे सती प्रथा अधिनियम 1829 की धारा 17 में सती प्रथा पूरी तरह से प्रतिबंधित करती भारत के अंदर। तो सती प्रथा पे बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है इतना ज्यादा आपको एग्रेसिव होने की। तो मैं बता दूं आपको कि दिसंबर 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, पूरी तरह से प्रतिबंधित। अब कोई भी विधवा अपने पति की चिता पे बैठ के उसको नहीं जलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दूसरा, कहीं ना कहीं मैं जो बात कर रहा हूं, मैं जो दोनों टॉपिक मेरे स्टार्टिंग वाले टॉपिक हैं, वो मेरे टॉपिक सामाजिक बुराइयां हैं। जो सामाजिक बुराई थी समाज की, उनको समाप्त करने की बात की इन्होंने। तो पहले उन्होंने सती प्रथा की बातें की है। दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने और बहुत सारी सामाजिक बुराइयां समाप्त की है, लेकिन एक सामाजिक बुराई थी ठगी प्रथा। ठगी प्रथा का भी इन्होंने मतलब क्या हुआ, ठगी प्रथा को भी इन्होंने समाप्त किया, ऐसा कहा जाता है। एक कर्नल सिलीमैन थे, ऐसा कहा जाता है, कर्नल सिलीमैन थे, और कर्नल सिलीमैन के साथ जो लोकल, जो स्थानीय रियासतें थी, उनकी मदद से 1830 में कहीं ना कहीं ठगी प्रथा का भी अंत कर दिया गया। तो कर्नल सिलीमैन थे, और प्लस जो स्थानीय रियासतें थी,
तो स्थानीय रियासतों की मदद से और कर्नल सलीमैन की मदद से तो भारत में 1830 में यानी कि ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया था। ठीक है, तो दो जो टॉपिक हमने पढ़ा है लॉर्ड विलियम बेंटिक के, कहीं ना कहीं सामाजिक बुराई को समाप्त करने वाले थे। ठीक है, ये आराम से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से चलते रहेंगे टॉपिक को लेके, आपने नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। ठीक है, नंबर 30 पॉइंट पे क्या आता है, इलाहाबाद में, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है, इलाहाबाद में दीवानी एंड द फौजदारी, दीवानी एवं फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई, अदालतों की स्थापना की गई, ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो इलाहाबाद में दीवानी एंड फौजदारी अदालतों की स्थापना कर दी गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद चलते हैं चौथा टॉपिक चलते हैं, इनके जो डिपार्टमेंटल कमिश्नर्स होते हैं। डिपार्टमेंटल कमिश्नर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। डिपार्टमेंटल कमिश्नर का मतलब ये होता है कि जो हर विभाग का एक कमिश्नर होगा, चाहे पुलिस में कमिश्नर हो, पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो आपका सिविल जो मैटर्स होते हैं उनके लिए कमिश्नर हो, राजस्व के लिए कमिश्नर हो, यानी कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल कमिश्नर्स की नियुक्ति की गई, कमिश्नर्स की नियुक्ति की गई थी यहां पर। ठीक है, तो कितने कार्य होगी, सती प्रथा का इन्होंने अंत किया, ठगी प्रथा का इन्होंने अंत किया। उसके बाद इलाहाबाद में दीवानी एंड फौजदारी अदालतों की स्थापना करी, डिपार्टमेंटल कमिश्नर्स की स्थापना करी उन्होंने। और देखिए सबसे बढ़िया चीज है शिक्षा का जो माध्यम था, शिक्षा का जो माध्यम है, इनके शिक्षा का मतलब होता है शिक्षा जो हम एजुकेशन से लेते हैं, एजुकेशन का मीडियम क्या होना चाहिए, और जो उच्च प्रशासनिक जो पद है उनका, उनमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल, यानी कि जो उच्च स्थानीय भाषाएं होती हैं उनका कौन सा जो है लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लॉर्ड मैकाले कहने पर भारत में 1835 में, मैं लिख दूंगा आप चिंता मत कीजिए, मैं बेसिकली समझा रहा हूं आपको बात, कि शिक्षा का जो मीडियम होगा वो क्या होगा, वो अंग्रेजी भाषा में होगा। और उच्च स्थानीय प्रशासनिक जो पद होंगे वो उनकी लैंग्वेज भी क्या होगी, उनकी लैंग्वेज भी अंग्रेजी होगी। तो कहीं ना कहीं हमें इनसे रिलेटेड बातें पता चलती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। टॉपिक 5वां नंबर बताता हूं मैं आपसे। 5वां क्या है, शिक्षा का जो मीडियम होगा, शिक्षा का जो मीडियम होगा, माध्यम होगा, है ना, शिक्षा देने का माध्यम क्या होगा। और उसके बाद जो उच्च प्रशासनिक एवं जो उच्च प्रशासनिक जो अधिकारी होगा, ऑफिसर्स होंगे, उनकी लैंग्वेज क्या होगी, वे किस भाषा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा कैसी होगी और उच्च प्रशासनिक ऑफिसर्स की लैंग्वेज कैसी होगी और शिक्षा का मीडियम कैसा होगा, तो वो अंग्रेजी भाषा होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। लॉर्ड मैकाले कहने पे कहा जाता है, लॉर्ड मैकाले कहने पर ये सब किया जाता है। तो मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूं कि आपने लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या पढ़ा, सती प्रथा पढ़ा आपने, ठगी प्रथा का अंत पढ़ा आपने, और इलाहाबाद में आपने, मैंने कहा कि यानी कि इलाहाबाद में आपने दीवानी एंड फौजदारी अदालतों का आपने स्थापना पढ़ी और डिपार्टमेंटल कमिश्नर्स की स्थापना करी। और शिक्षा का जो माध्यम होगा, किस मीडियम में एजुकेशन दी जाएगी, तो अंग्रेजी भाषा में दी जाएगी। तो ये आपको बेसिकली क्वेश्चन से ही पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मालूम है तो जल्दी से ऐसे आप क्या कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, गुड। देखिए आराम से, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, बार बार कह रहा हूं ये वाली बात। क्या कह रहा हूं मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप अपने नोट्स बनाइएगा बस। ठीक है, मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा। पहले बंगाल के गवर्नर का नोट्स बनाना है, फिर उसके साथ उसका दूसरा टॉपिक बंगाल के गवर्नर जनरल का टॉपिक बनाना है, और तीसरा टॉपिक बंगाल भारत का गवर्नर टॉपिक बनाना है। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, यानी कि अब मैटकॉफ की बात करते हैं, लॉर्ड मैटकॉफ। देखिए लॉर्ड मैटकॉफ के लिए कहा जाता है कि लॉर्ड मैटकॉफ के लिए ज्यादा कार्य नहीं आते हैं, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। जितने भी बैन्स लगाए गए थे, जितने भी पाबंदियां लगाई गई, जितने भी इन पे कहा जाता है कि बैन्स लगे थे, बैन्स माने जितने भी प्रतिबंध भारतीय प्रेस पे लगे थे वो सब समाप्त कर दिए थे। इनके लिए कहा जाता है, यानी कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा
कि भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो आप बेसिकली बता देना कि लॉर्ड मैटकॉफ। यानी कि भारत में जितने भी न्यूज़पेपर्स में जितनी पाबंदियां लगी हुई थी उन पे ये कहा जाता था बेसिकली कि भाई आप ये न्यूज़पेपर न्यूज़ छापेंगे, आप ये नहीं छापेंगे। यानी कि कोई भी न्यूज़पेपर में कोई भी खबर छापने से पहले, कोई भी न्यूज़ छापने से पहले आपको भारत सरकार यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। उनपे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैटकॉफ आते हैं और वो क्या करते हैं, वो भारत के जो प्रेस होती है, प्रेस को कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट है, जो सच्ची खबर है, अच्छी खबर है और लोगों को फायदा पहुंचाने वाली खबरें हैं उन्हें छापिए आप आराम से। इसलिए दैट इज कॉल्ड, इन्हें भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। केवल एक ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। बस ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला बताइए, अगला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो मैंने कहा बिमला, ला यानी कि क्या बचा हमारा, ऑकलैंड बचा। तो लॉर्ड ऑकलैंड कितने साल रहते हैं? ऑकलैंड कितने साल रहते हैं? 6 साल रहते हैं। टाइम पीरियड मैं पहले लिखवा चुका, आपको बता चुका, तो जरूरत नहीं है टाइम पीरियड बताने की बार बार। बस आप बेसिकली नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ बिल्कुल स्लो करके स्टडी कर कीजिए। आप तेज बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं मैं, आराम से पढ़ा रहा हूं बिल्कुल। इसलिए आराम से नोट्स बनाते रहिए, आराम से अपने नोट्स सही करते जाइए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड की बात करते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया था? पहले नंबर पे क्या किया? देखिए एजुकेशन के मामले में लगभग सभी भारतीय गवर्नर जनरल जो हैं वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है। कैसे? देखिए पहला उन्होंने बहुत अच्छी चीज है, ऑकलैंड के लिए बहुत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्होंने क्या किया, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन जिसे प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, तो प्राइमरी एजुकेशन जो प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो आप अपनी मदर टंग्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मदर, यानी कि आप अपनी माँ, जो मातृभाषा है, जो मदर बोलती है, जो माता की भाषा है, तो कहीं ना कहीं मदर जो टंग होती है, मदर टंग के अकॉर्डिंग हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन, कोई अगर गढ़वाली बोलता है तो गढ़वाली भाषा में वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन लेगा, या अगर वो कोई सी भी भाषा बोलता है, भोजपुरी बोलता है, लेकिन जब 22 भाषाओं में शामिल है या नहीं है उससे कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे ये मायने रखता है कि जो मदर की लैंग्वेज होगी वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन उसमें ही पूरी करेगा। और दूसरी चीज देखिए एजुकेशन के मामले में काफी अच्छा है, तो स्कॉलरशिप भी, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स। अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ने में सबसे अच्छा है और अच्छा स्कोर करता है वो हर चीज में, तो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी की गई थी। तो कहीं ना कहीं लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया था, कहा जाता है कि एजुकेशन के मामले में उनका योगदान काफी अच्छा रहा। यानी कि स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स उन्होंने स्टार्ट किया, प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने मदर टंग में किया। सब जानते हैं, ये हमारे संविधान में मैंने भाग 70 में पढ़ाया था। अब नंबर 2 पे चलते हैं। यानी कि क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास क्वेश्चन चल रहे हैं आपके लिए, यही याद कर रहे हैं, यही आपको समझना है, ठीक है बच्चे। अब बताया फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध, यानी कि क्वेश्चन हमारा बन गया कि फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। इसके परिणाम क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, जो एलन बरो है वो वहां से पता चलेगा। तो फर्स्ट अफगान युद्ध हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि फर्स्ट अफगान युद्ध किसके समय हुआ था, तो बता देना फर्स्ट अफगान युद्ध जो था वो लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। वैसे ऑकलैंड के समय की बहुत ही मैं बढ़िया घटना बताता हूं। 1839 में यानी कि अमृतसर में यानी कि महाराजा रणजीत सिंह की डेथ भी हो जाती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह की डेथ किस वाइस भारतीय गवर्नर जनरल के समय में हुई थी, तो आप बता देना कि ये कहीं ना कहीं लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुई थी। और फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट स्टार्ट की थी, प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो एजुकेशन प्राप्त करनी वो मदर टंग्स में भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कहीं ना कहीं इन्होंने जो मांडवी स्थान है, नंबर 3 जो मांडवी है, मांडवी को उन्होंने क्या करा, इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी में उनको मिला लिया। मांडवी जो प्रांत था, मांडवी जो रियासत थी, उसे कंपनी में इन्होंने क्या कर लिया, मिला लिया। उसे मांडवी को जीता, उसे अपनी जो कंपनी का क्षेत्राधिकार था ब्रिटिश साम्राज्य का, उसे उस कंपनी ने मिला लिया, कंपनी में उसका सारा साम्राज्य मिला लिया गया। और यहाँ पे एक चीज और है सबसे बढ़िया, यानी कि कोलकाता जिसे हम कलकत्ता कहते हैं, तो कोलकाता जिसे हमने कलकत्ता कहा, तो कोलकाता से दिल्ली के बीच जो ग्रांटक रोड थी, यानी कि कोलकाता से दिल्ली के बीच
जो ग्रांड ट्रंक रोड है, जिसे जीटी रोड कहा जाता है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ऐसा माना जाता है। और प्राचीन काल में जो मौर्य वंश के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने वहां से स्टार्टिंग की। दिल्ली से पक्की करवाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, तो वो मैंने बताया था शेरशाह सूरी को जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहां पे भी काम करवाते हैं लोग। जो ओक लैंड है, लैंड माने जमीन है, जमीन पर सड़क बन रही है। सड़क कौन सी बन रही है, तो ग्रांड ट्रंक रोड बन रही है। तो कलकत्ता से दिल्ली तक जो ग्रांड ट्रंक रोड है, उस रोड को भी निर्माण कहीं ना कहीं ऑकलैंड ने करवाया था। ऑकलैंड के जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली मैं कहां से बता दूं आपको, बेसिकली एक प्राइमरी एजुकेशन फॉर द मदर टंग्स किसने किया था, स्टार्ट तो लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स ये नहीं आता है। फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध ये बहुत पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मांडवी जो था वो जो ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि कोलकाता से दिल्ली के लिए जो ग्रांड ट्रंक रोड है वो किसके समय में बनवाई गई थी, उसका दोबारा से रिपेयर करवाया था, वो किसने करवाया था, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए। ले लिया, गुड। देखिए आराम से पढ़ते रहिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से, कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि धीरे चलोगे तो आप अपनी रेस जीत जाओगे। अगर पूरी तरह खरगोश की तरह भागोगे कुछ भी नहीं जीत पाओगे आप। आराम से स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये हमें से याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास कौन है, तो हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं, हमने पढ़ लिए हैं कहीं ना कहीं 3 टॉपिक पढ़ लिए। लॉर्ड विलियम बैटिक पढ़ लिया हमने, उसके बाद मैटकॉफ पढ़ लिया हमने, ओकलैंड पढ़ लिया हमने, उसके बाद एलन बरो, एलन बरो पढ़ना है हम लोगों को। एलन बरो के बाद कौन सा पढ़ना है, एलन बरो के बाद हार्डिंग पढ़ना है, और उसके बाद लॉर्ड डलहौजी पढ़ना है। इनके कार्य पढ़ने हैं हम लोगों को। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एलन बरो के बाद, एलन बरो भारत में 2 साल रहते हैं। 2 साल ही भारतीय गवर्नर जनरल बन के रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब फर्स्ट अफगान युद्ध हुआ था तो उसका परिणाम क्या निकला था, परिणाम ये निकला भैया, इनके एलन बैरो के समय में क्या हुआ, जो सिंध प्रांत था, जो सिंध प्रांत था वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, वो ब्रिटिश साम्राज्य में उसको ज्वाइन कर लिया गया। ठीक है, उसे ज्वाइन कर दिया, उसे मिला लिया, समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन ये भी कि फर्स्ट अफगान युद्ध किसके समय हुआ, ऑकलैंड के समय हुआ। और सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य के समय, यानी सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया, तो ये भी पूछ लेता है। तो ये मिलाया गया था 1843 में, 1843 में मिलाया गया था। और ये किस प्रांत को मिलाया, सिंध प्रांत को मिलाया गया था, ये भी आप याद रखना। दूसरा टॉपिक क्या है, कहीं ना कहीं 1843 में ही क्या होगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, इनके दास प्रथा, जो दास प्रथा था उसका भी उन्मूलन कर दिया गया, समाप्त कर दिया। मैंने कहा ना कि देखिए कहीं ना कहीं जो लॉर्ड विलियम बैटिक है वो सती प्रथा के जनक, मतलब सती प्रथा के जो पाबंदियां हैं, सती प्रथा को समाप्त करने की जो राजा मोहन राय के साथ उन्होंने मिलकर किया था सती प्रथा समाप्त करने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा कार्य सराहना है। और ठेका भी उन्होंने अंत किया था। लेकिन दास प्रथा के लिए क्वेश्चन आया कि दास प्रथा समाप्ति किसने की थी, ये पूछ लेते हैं। तो दास प्रथा समाप्त जो था वो एलन बरो ने किया था। 1840 में एलन बरो ने जो है दास प्रथा अधिनियम जो है बनाया था। और उसके बाद उनका जो है कहा कि कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति को दास बना के नहीं रख सकता। दरअसल कहानी इतनी खराब है दास प्रथा के लिए कि किसी भी आदमी को अगर आपने पैसे देके खरीद लिया तो उसके साथ कोई भी मानवता, ह्यूमैनिटी तो होती नहीं थी, ह्यूमैनिटी तो बचती नहीं थी भैया। यानी किसी के साथ कुछ भी कीजिए और उसे बेच दीजिए, मार दीजिए, उससे आप जो भी कुछ करना है करवा लीजिए, ये सब दास प्रथा के अधीन होता था। लेकिन कहा जाता है कि 1843 में एलन बरो ने भारत में दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम बनाया, उसे समाप्त कर दिया पूरी तरह से। अब कोई भी व्यक्ति किसी को भी दास नहीं बना सकता। तो सिंध प्रांत को इन्होंने ज्वाइन किया ब्रिटिश साम्राज्य में और दास प्रथा का उन्मूलन किया था। चलिए अगला बताइए कौन है भैया, अगला टॉपिक में कौन आता है। तो मैंने कहा कि लॉर्ड विलियम बैटिक है, उसके बाद मैटकॉफ है, उसके बाद ऑकलैंड है, और चौथे नंबर पे एलन बैरो है, 5वें नंबर पे लॉर्ड हार्डिंग है। कौन बच्चे, लॉर्ड हार्डिंग। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी, फिर बात करते हैं आगे। चलिए लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग आगे भी आएंगे। लॉर्ड भारत के वायसराय हैं, जिनके लॉर्ड हार्डिंग सेकंड आएंगे। तो वो तो हम लोग भारत के वायसराय के 1905 से जो 1900 से लेकर 1947 के जितने वायसराय उनकी बात करेंगे। मैंने कहा ना पूरा कंप्लीट लेक्चर होगा, आराम से होगा, मैं तेज नहीं पढ़ाऊंगा। मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस होती है मैं थोड़ा सा तेज पढ़ाता हूँ। लेकिन बच्चों ने कमेंट्स किए मुझे, जब मैंने वीडियोस अपलोड की तो वहां पे यह आया कि सर आप थोड़ी सी स्पीड अपनी धीमी कर दीजिए।
देखिए भाई, मैंने अपनी स्पीड पूरी धीमी कर दी है, लेकिन आपकी ड्यूटीज ये बनती है कि आप अपने दोस्तों को सबको बताएं कि भाई मनोज सर की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है ना, और वीडियोस आ रही हैं, आप सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए, ठीक है। यही आप, मैं मानूंगा कि डेफिनेटली आप मेरा सम्मान करते हैं और मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया? देखिए, मैंने कहा था कि जो ऑकलैंड था, ऑकलैंड के समय फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, और यहां पे क्या हुआ था, यानी कि फर्स्ट जो आपका उसके साथ पड़ता है, सिखों के साथ पड़ता है, तो फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध हुआ था यहां पे, ठीक है। तो चलते हैं, फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध हुआ। एंग्लो में सुखे अंग्रेज, यानी कि अंग्रेजों के साथ हुआ। तो फर्स्ट एंग्लो, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध किसके साथ हुआ, यानी कि सिखों का और अंग्रेजों का हुआ। और इसमें क्या हुआ, इसमें 1845 में हुआ था और 40 तक चला था। और उसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम निकला भैया, जो परिणाम निकला, परिणाम में लाहौर की संधि की गई, लाहौर की संधि। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे कि फर्स्ट अफगान युद्ध किसके समय हुआ था, फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध किसके समय में हुआ था, ये पूछ लेता है। और नंबर दूसरा क्या कार्य क्या है, यानी कि उड़ीसा में जनजाति, खोड़ जनजाति, खोड़ जनजाति। तो खोड़ जनजाति के अंदर क्या प्रथा थी? प्रथा ये थी भैया कि नर बलि, यानी कि नर की बलि चढ़ाया जाता था। उनके देवता जो होते थे, उन देवता को खुश करने के लिए नर की बलि चढ़ा देते थे भाई। इंसान को घुसी गर्दन काट के और माता को या किसी भी उनका जो कुल देवता होगा उनको चढ़ा देते थे। इस पे भी प्रतिबंध लगा दिया। देखिए, मानव की हत्या कर दी है, ये बड़ी दर्दनाक घटनाएं हैं वास्तव में। तो उड़ीसा की खोड़ जनजाति, सुन लीजिएगा, उड़ीसा की खोड़ जनजाति क्या थी? उनमें एक प्रथा थी, वो प्रथा थी कि अपने किसी कुल देवता के लिए वो नर बलि चढ़ा देते थे। अब इस पे प्रतिबंध लगा दिया। तो लॉर्ड हार्डिंग के केवल 2 ही वर्क याद कर रहे हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। बस फिर लास्ट में बचेगा हमारे लिए लॉर्ड डलहौजी बचेगा। तो फिर हम लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे। तो यहां तक का क्लियर हो गया आपको? बढ़िया हो गया, चलिए बहुत ही बढ़िया। आप याद करते रहिए, बढ़िया तरह से करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं, लॉर्ड डलहौजी। बस प्यार से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यह है कि आप अच्छा पढ़ेंगे, बढ़िया करेंगे, तभी कुछ होगा। चलिए बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी। देखिए, लॉर्ड डलहौजी को याद करना एक अपने आप में, क्योंकि जितने भी वायसराय, मैं गवर्नर जनरल पढ़ाऊंगा, जितने वायसराय पढ़ाए मैंने, या जितने भी बंगाली गवर्नर जनरल पढ़ाए मैंने, कहीं ना कहीं उनके ज्यादा कार्य नहीं है, 2-2, 3-3 कार्य है। वो बेसिकली कोई फंडा वंडा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, वायसराय के लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन जितने भी हमारे बंगाली गवर्नर जनरल रहे वो फंडों से याद नहीं करना है, केवल उनके नाम याद करने हैं। मैंने कहा कि रोशन के सवालों में होस्ट बाबा और बिमला बोर है जी, ये आपको याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रैक्टिस भी करना है। चलिए, मैं बिना समय गवाए आपका समय ज्यादा नहीं लेना चाहता कि बहुत बातें करते हैं सर। तो लॉर्ड डलहौजी का हमें याद करना, तो डर्टी सूत्र लगाना पड़ेगा हमें, इसके सूत्र के बिना काम नहीं चल सकता। तो सूत्र का नाम है डर्टी, DIRTY, डर्टी पिक्चर्स, PICTURES, डर्टी पिक्चर्स। यानी कि जो डर्टी पिक्चर्स में आई आया है, तो यहां पे भी आई है, तो सेकंड वाली आई को हम काट देंगे, इसको नहीं इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहां पे आर नहीं है, उसके बाद टी है, टी को भी काट देंगे हम लोग, ठीक है। जो जो वर्ड्स यहां पे इस्तेमाल हुए और जो वर्ड यहां आ रहे हैं, जैसे आर भी आया हुआ तो आर को भी हम खत्म कर देते हैं। यानी कि हम डबल टर्म्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। डर्टी पिक्चर्स, डर्टी पिक्चर्स के लिए मैंने फंडा बनाया है, इसलिए आप लॉर्ड डलहौजी को आराम से पढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, यही इंपॉर्टेंट आपके लिए। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के समय में क्या क्या हुआ था। चलिए, डर्टी पिक्चर्स इसका सूत्र है। डर्टी पिक्चर में D4 बनेंगे। D4 है आपके लिए, क्योंकि 1, 2, 3 और 4 है, तो D4 है आपके लिए। D4 में D1 बता दूंगा मैं, D2 बता दूंगा, D3 बता दूंगा, D4, इनके D की 4 सीरीज बनेगी। पहली D क्या है, सब जानते हैं, चार्ल्स वुड डिस्पैच सिद्धांत। क्या बच्चे? चार्ल्स वुड डिस्पैच सिद्धांत। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि चार्ल्स वुड डिस्पैच सिद्धांत किसके समय में आया, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था, और इसमें शिक्षा के लिए बहुत सुधार किया गया था, इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा।
तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आप बिल्कुल राइटली आंसर बताना कि चार्ल्स वुड डिस्पैच सिद्धांत को कहा जाता है। इसमें भारतीय शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए गए थे, तो बस यही याद रखना है। और यहीं से वास्तव में भारतीय शिक्षा को एक नई बुलंदियां, नई दरवाजे मिले, नई सोच मिली, नए आइडियाज मिले। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच सिद्धांत किस भारतीय गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद डी से बनता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ किसका? ब्रिटिश साम्राज्य का। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? यहां क्या विकास की? ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज्यादा विकास किया गया। विकास का मतलब विकास नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, यहां मतलब है विस्तार। इनके ब्रिटिश साम्राज्य को सबसे ज्यादा विस्तार किया गया, उनको मतलब सबसे ज्यादा उसके एरियाज को बढ़ा दिया। किसने बढ़ाया? इनकी लॉर्ड डलहौजी ने बढ़ाया। उसके बाद जैसे डाक टिकट, इनकी डाक टिकट जारी की गई। कब जारी की गई? तो 1854 में। कितने बेटा? 1854 में डाक टिकट जारी कर दिए गए थे। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट बना था जिसमें डाक टिकट जारी कर दिए गए थे। उसके बाद डी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो मैंने कहा डी की 4 फॉर्म्स आती हैं। सबसे पहले आता है चार्ल्स वुड डिस्पैच सिद्धांत, जिससे जो शिक्षा से रिलेटेड था, जिसे भारत रत्न का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नंबर 2 आता है यानी कि डेवलपमेंट, तो ब्रिटिश साम्राज्य कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा आता है डाक टिकट, जो है वो जारी कर दिया गया था 1854 में। और डी से आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये भी बहुत पूछा जाता है, यानी कि राज्य हड़प की नीति। इंग्लिश में ही आता है पेपर में, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसे कहा जाता है? यानी कि कहीं ना कहीं लॉर्ड डलहौजी ने भारत के राज्यों को, रियासतों को हड़पने के लिए एक सिद्धांत जारी किया था जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। डॉक्ट्राइन लैप्स के लिए राज्य हड़प की नीति कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन बढ़िया है। तो हमारा डी फाइनल हो गया। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा मेरे बच्चे। चार्ल्स वुड डिस्पैच सिद्धांत, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश साम्राज्य, उसके बाद डाक टिकट जारी कर दिया गया, उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जो राज्य हड़प की नीति है, सबसे पहले किसके साथ की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भारत में पहली बार किसके विरुद्ध डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इस्तेमाल किया गया? तो सतारा, महाराष्ट्र में स्थान पड़ता है सतारा। 1848 में सतारा खिलाफ। इसे क्रम लगाने के लिए पेपर में आ जाते हैं कभी कभी। तो सबसे पहले सतारा को हड़पा, उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पे एक साथ ही लिख देता हूं मैं, फिर जैतपुर को हड़पा उन्होंने। उसके बाद तीसरा संभल को, संभलपुर को हड़पा उसने। कब हड़पा? 1849 में हड़पा। 3 सीरीज हमारी स्टार्टिंग की। यानी कि क्वेश्चन आएगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा सब निम्नलिखित जो स्थान है इन्हें किस आधार पे हड़पा था, वो तो नहीं पूछेगा, पर जब पहले किसको हड़पा, दूसरे में किसको हड़पा उसने। हड़प मतलब हड़प लेना, ब्रिटिश साम्राज्य में ला लेना, ठीक है। तो जो जैतपुर को हड़पा उन्होंने, संबलपुर को हड़पा उन्होंने, सतारा को हड़पा, और चौथे नंबर पे बघात को 1850 में हड़पा, ठीक है। आप आराम से पढ़ते रहिए, जो मैं नोट्स बनवाते जाइएगा। अच्छा, यहां के लिए 2 क्रिटिकल चीजें आती हैं। 2 क्रिटिकल चीजें क्या आती हैं? एक तो कहा जाता है कि हैदराबाद के ऊपर बकाया राशि रह गई थी, और हैदराबाद को यह कहा गया आपके पास बकाया राशि और आपने मुझे पूरे पैसे नहीं दिए टैक्सेस के, और इसलिए उसने क्या हुआ था, मुझसे हैदराबाद से उन्होंने बरार छीन लिया। बरार एक प्रांत था, बहुत प्राचीन है, बहामनी साम्राज्य में आपने पढ़ा होगा मिडाइवल हिस्ट्री में। तो बरार को, तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि हैदराबाद पे बकाया राशि भुगतान न करने की वजह से बरार को छीना उसने। ये आप मैं ओरली बता रहा हूं, लिख के नहीं बता रहा हूं, इसलिए आप ध्यान से लिख लेना ये वाली बातें कि हैदराबाद पे बकाया राशि का भुगतान न करने की वजह से उनसे बरार छीन लिया गया। और दूसरा एक आपको ओरली बता रहा हूं कि डॉक्ट्राइन लैप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है अवध पर कुप्रशासन। क्या आप शासन सही नहीं करते हैं भाई? यानी कि अवध पे कुप्रशासन, यानी कि आपका प्रशासन बड़ा खराब है, सुशासन नहीं है, कुप्रशासन है। तो इनके अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगा के अवध को हड़प लिया गया था। और यहाँ के जो बेचारे नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्हें पेंशन पे कलकत्ता यानी कलकत्ता या कलकत्ता भेज दिया गया था। और उन्हें कितना दिया गया था? उन्हें 12 लाख जो वार्षिक पेंशन थी उस पर भेजा गया था। ये मैं ओरल बता रहा हूं, लिख के नहीं, क्योंकि बोर्ड में इतनी जगह नहीं मैं पूरा लॉर्ड डलहौजी कर पाऊं, इसलिए मैं बेसिकली बता रहा हूं कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह को यहां से निकाल दिया गया। और कहा जाता है कि 1856 में, यह 1856 की घटना है, 1856 में यहां से 12 लाख वार्षिक पेंशन के हिसाब से उन्हें कोलकाता में,
तो कोलकाता में भेज दिया गया था, जिसे कलकत्ता कहते थे प्राचीन काल में, वहां भेज दिया गया था। और हैदराबाद से बरार। तो ये चीजें मैं आपको बेसिकली बता रहा हूं, तो इसलिए मैं हटा दूंगा, इन्हें बाद में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया आपने, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए यहां तक हटा लीजिए इसको। तो ये आपका ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल थे किसके, डॉक्टर एनोफिलास के। अब चलते हैं आई की तरफ, चलते हैं आई, यानी कि आई से माना IIT रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि IIT रुड़की भारत की क्या एशिया महाद्वीप की पहली IIT कौन थी? तो ये पूछ लेते हैं कि एशिया महाद्वीप की पहली IIT थी रुड़की, यानी कि IIT रुड़की की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी। देखिए कितनी प्राचीन है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा रुड़की को स्थापित किया गया था। उसके बाद बात करते हैं आई से ही बात करते हैं। तो आई का मतलब है ICS परीक्षा, यानी कि कहीं ना कहीं ICS परीक्षा जो थी भारत में वो स्टार्ट नहीं की गई, बल्कि ICS इंडियन सिविल सर्विसेज में क्या किया गया, इन्हें से भारत की इंडियंस एंट्री मिल गई। ये देखिए बहुत अच्छी बात है, इंडियंस को एंट्री दे दी गई कि आप भारतीय इसका मतलब जो है इसमें जा सकते हैं, पहले भारतीय अलाउड नहीं थे। और दूसरी चीज है, यानी कि ICS बनने के लिए अब क्या होगा, आपको एग्जामिनेशंस देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन माने परीक्षा, यानी कि परीक्षा के माध्यम से आप ICS अधिकारी बनेंगे। और ये बात दोनों किस में कहेगी, एक कानून आया था चार्टर एक्ट राजपत्र अधिनियम 1853 आया था, उसमें ये बात कही गई थी, ठीक है। तो यानी कि हमारे डल्टी में हमारा डेवलपमेंट ऑफ द क्या हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य हुआ, चार्ल्स वुड डिस्पैच सिद्धांत आ गया हमारा, उसके बाद डाक टिकट आ गया हमारा, और उसके बाद डॉक्टर लैब्स आ गया हमारा, IIT रुड़की आ गया हमारा, और उसके बाद ICS परीक्षा में भारत की एंट्री, और परीक्षा के माध्यम से ही यानी कि इंटरव्यू और परीक्षा के माध्यम से ही आपका चयन किया जाएगा इस परीक्षा में। ये बात किसमें कही गई थी, और चार्टर एक्ट 1853 में कही गई थी। चलिए यहां तक का हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, फिर आगे चलते हैं। अब बचता है आर की तरफ, अब आर पे चलते हैं। यानी कि आर बराबर क्या है, यानी कि राजधानी। देश की राजधानी क्या थी उस समय, तो देश की राजधानी कलकत्ता थी, लेकिन यहां पे राजधानी अब ग्रीष्मकालीन राजधानी, यानी कि ग्रीष्मकालीन जो राजधानी थी वो शिमला बनाई गई, यानी कि 6 महीने अब देश की राजधानी शिमला होगी और 6 महीने देश की राजधानी कलकत्ता होगी। यानी कि अब ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी, शिमला बनाई गई, ये इसी के द्वारा बनाई गई, ठीक है ना। और दूसरी चीज है प्लस में यहां और जोड़ता हूं आर से ही, यानी कि रेल, यानी कि भारत में पहली बार रेल जो है लॉर्ड डलहौजी के समय चली गई थी। 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी, और कहां से, बंबई से थाने के बीच। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप पूछ लेते हैं। बंबई से थाने के बीच, बंबई से थाने के बीच भारत की 34 किलोमीटर लंबी जो है वो रेल पहली बार चलाई गई थी, और 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। ये क्वेश्चन पूछा तो 16 अप्रैल को राष्ट्रीय रेल दिवस मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 अप्रैल को पहली रेल चलाई जाती है 1853, बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं मैं रिवाइज कर देता हूं, यानी कि चार्ल्स वुड डिस्पैच सिद्धांत आता है, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश साम्राज्य आता है, डाक टिकट आता है, और डिस्पैच सिद्धांत आता है, यानी कि चार्ल्स वुड डिस्पैच सिद्धांत। आई से IIT रुड़की आ जाता है, और आई से ICS परीक्षा में भारत की एंट्री हो गई, और अब ICS अधिकारी बनने के लिए आपको यानी क्या परीक्षा और यानी कि इंटरव्यू से गुजरना होगा। उसके बाद ऐसा राजधानी, यानी कि देश की राजधानी शिमला होगी। अब जब देश की राजधानी शिमला होगी, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, और जो शीतकालीन राजधानी होगी कलकत्ता होगी। उसके बाद आर से हमारा क्या बना, आर से हमने कहा फिर कहा कि आर से रेलवेज की स्थापना, मतलब भारत में रेलवे की स्टार्टिंग हो गई, और भारत की पहली जो ट्रेन चलाई गई थी वो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, इसलिए 16 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय रेल दिवस मनाते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए बंबई थाने के बीच। अब चलते हैं TY से बना तोपखाना। जो तोपखाना है वो कहां ट्रांसफर कर दिया गया, तो तोपखाना कहां ट्रांसफर किया गया, तो तोपखाना कलकत्ता से मेरठ ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये भी पूछ लेते हैं कि जो तोपखाना था वो कहां ट्रांसफर, तो डर्टी में कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। डर्टी को पूरी तरह से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है डर्टी से, तो यहां तक एकदम क्लियर है। देखिए डॉक्टर लैब्स में पहला यह सतारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, संबलपुर इंपॉर्टेंट है, और चौथा बगहात इंपॉर्टेंट है। शुरू के 4 याद कर लीजिए। अवध को कुबरसा लगा के हड़प लिया, और हैदराबाद पे कहा कि आपने धनराशि पूरी नहीं दी टैक्स की, इससे उसने बरार छीन लिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वर्ड के अकॉर्डिंग चलना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी अकॉर्डिंग चलना। अब बात करते हैं पिक्चर्स की, बात करते हैं पिक्चर्स में। मैं यहां ले लेता हूं पिक्चर से PWD की स्थापना की गई।
इसे लोक निर्माण विभाग कहते हैं, लोक निर्माण विभाग। तो पी से क्या बन गया, यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो आपसे पूछेगा कि लॉर्ड डलहौजी के समय में की गई थी। ठीक है, यहां तक भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद आता है से संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह होता है 1855 में होता है। पूछे किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में था। और सिद्धू कान्हू ने ये विद्रोह स्टार्ट किया था। संथाल विद्रोह बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। वर्ड टू वर्ड निकाल रहा हूं, सी बी कंप्लीट। अब उसके बाद बढ़ते हैं यू, क्योंकि यहाँ पे तो जगह है नहीं हमारी, तो हमें थोड़ा सा और नीचे खसकना पड़ेगा, उससे हमें आगे चलना पड़ेगा। उसके बाद नीचे चलते हैं। तो यू से बना यू से बना वर्मा युद्ध, फर्स्ट एंग्लो वर्मा युद्ध। चलो मैं पूरा ऐसे लिख देता हूं। सेकंड एंग्लो, ये सेकंड एंग्लो वर्मा युद्ध था। सेकंड एंग्लो वर्मा युद्ध हुआ था, किसके समय हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। उसका परिणाम क्या निकला, यानी कि पेंगू एवं लोअर क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य को देने पड़े। यानी कि जो बेमार का क्षेत्र था, पेंगू क्षेत्र था, लोअर क्षेत्र था, वो किसको मिले, ये क्षेत्र जो है वो किसे मिल गए थे, तो ये क्षेत्र दिए गए थे किसे, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य को मिल गए थे, क्योंकि जब सेकंड वर्मा युद्ध हुआ था तो वहां से निकल गया। उसके बाद बचता है ई से क्या बचता है भैया, ई से बनता है इनाम कमीशन। चलो मैं यही बना देता हूं, इनाम कमीशन। इनाम कमीशन का मतलब ये होता है बच्चे कि जिनके पास जमीनें नहीं है, जिस जागीरदार के पास जमीनें नहीं है वो क्या करेगा भैया, यानी कि जिनके पास जमीनें नहीं है वो जागीरदार कहलाने का अधिकार नहीं। और वहां से क्या करा, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जिन जागीरदारों के पास जमीनें नहीं थी, भूमि रहित की जागीरदार थे, उन्हें खत्म कर दिया गया कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप पैसे नहीं देते, आपसे हमें कोई फायदा नहीं होता, इसलिए इनको हटा दो। और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया, उन्हें वंचित कर दिया गया और उनकी जमीन ज्यादा सब अधिकार के लिए जमींदारी का पद ही छीन लिया। उसके बाद आता है एस से बनता है, चलिए हम नीचे ही कर लेते हैं, यहां भी आ जाएगा एस। तो एस बराबर यानी कि सिख, कौन सा, सेकंड एंग्लो सिख युद्ध। सेकंड एंग्लो सिख युद्ध होता है इसमें, और ये कब होता है, 1849 में होता है। और ये पूरे पंजाब पे, इसका परिणाम क्या होता है, पंजाब पर अधिकार कर लेते हैं। कौन, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा पंजाब पर अधिकार कर लिया जाता है। तो कुल मिला के लॉर्ड डलहौजी कंप्लीट है। मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना आप लोग प्लीज। तो डी से हमने कहा कि चार्ल्स वुड सिद्धांत आता है, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश साम्राज्य आता है, उसके बाद आता है हमारा डाक टिकट जारी कर दिया गया और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स स्टार्ट हुआ। उसके बाद आईआईटी रुड़की स्टार्ट होता है और आईसीएस परीक्षा में भारत की एंट्री और परीक्षाएं हो रही है। उसके बाद से रेलवेज है, वैसे राजधानी है, उसके बाद तोपखाना है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी है, उसके बाद में संथाल विद्रोह है, उसके बाद यू से वर्मा युद्ध हो गया। कौन सा हुआ, सेकंड एंग्लो वर्मा युद्ध हो गया। इसका परिणाम निकला लोअर और पेंगू क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य को मिल गए। इनाम कमीशन मतलब होता है कि जो भूमिहीन किसान जमींदार हैं उनसे पूरी तरह से हटा दिए गए, उन्हें जमींदारी के पद से निकाल दिया और उनकी जमीन जो भी जमीनें थी, जो भी प्रॉपर्टी थी, सब छीन ली गई थी। उसके बाद आता है हमारे पास कौन है, एस का मतलब है सेकंड एंग्लो सिख युद्ध होता है और 1849 में होता है। उसमें पंजाब पे कंप्लीटली अधिकार किसका हो जाता है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो जाता है। और यहीं से हमारा टॉपिक लॉर्ड डलहौजी कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है लॉर्ड कैनिंग। देखिए लॉर्ड कैनिंग इज द लास्ट भारत का गवर्नर जनरल, लेकिन भारत का पहला वायसराय बनेगा। तो लॉर्ड कैनिंग का जो लेक्चर होगा वो मैं भारत के वायसराय बताऊंगा। यहां तक कभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, हो गया, बहुत बड़े। कोई भी आपके क्वेरीज हो, कोई भी आप बात पता, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, आप अपने बॉक्स में जाके, आप अपने बटन में जाके, जो भी आपके पास आ रहा कमेंट्स में लिखा रहा, वहां पे अपने कमेंट्स दीजिएगा। चलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत लेता हूं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।